हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ लिटरेचर। आज का वीडियो ऑनेस्टली मेरा एक फेवरेट है बिकॉज़ आज हम बात करेंगे बेवुल्फ के बारे में। और मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहला रिएक्शन होगा बेवुल्फ, ये तो ओल्ड इंग्लिश है, समझ ही नहीं आता। बट ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप न सिर्फ बेवुल्फ का पूरा प्लॉट जानोगे, उसकी थीम्स जानोगे, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस जानोगे, बल्कि आप एक इनफैक्ट सॉलिड आंसर एग्ज़ाम में लिखना भी सीख पाओगे। तो सेटल हो जाओ और सीट बेल्ट कस के बांध लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं 1400-1500 साल पीछे। तो ओवरव्यू पे पहले बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ बेवुल्फ। तो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन। बेवुल्फ इज़ द ओल्डेस्ट लॉन्ग पोम इन द इंग्लिश लिटरेचर। कंपोज किया गया था अप्रॉक्स 700 to 1000 सी के बीच में। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना ये है कि ये 700 से 750 सी के बीच में कंपोज किया गया था बाय एन एनोनिमस एंग्लो सैक्सन पोएट। जी हाँ, हमें आज तक नहीं पता, हमें ये हम नहीं जानते कि ये किसने लिखा है। इकलौता जो सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट है 100 सी का, और सिर्फ एक ही कॉपी बची है, और वो भी एक फायर में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। लिटरेरी इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट पोम एक एक्सीडेंट से बच गई। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये पोम इंग्लैंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये सेट है स्कैंडिनेवियन में, डेन्स और गीट्स के किंगडम में, मतलब जो आज का हमारा डेनमार्क और सदर्न स्वीडन है, दैट इज़ द सेटिंग ऑफ दिस पोम। ये इसलिए क्योंकि जो एंग्लो सैक्सन सेटलर्स थे वो ओरिजिनली जर्मैनिक ट्राइब्स थे, और उनका जो कल्चरल रूट है वो स्कैंडिनेवियन में ही थी। तो 3182 लाइन्स की ये एक पोम है, एनोनिमस ऑथर है, और सेट है स्कैंडिनेविया में। ये 3 फैक्ट्स याद रख लो, एग्जाम में डायरेक्टली काम आते हैं। और इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे फुल प्लॉट समरी, मेजर थीम्स, एपिक कन्वेंशंस और एग्जाम एंगल्स, सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम कैरेक्टर्स के पास आते हैं, वरना फिर स्टोरी कंफ्यूज करेगी। तो हमारा ऑब्वियसली जो पहला कैरेक्टर है वो है बेवुल्फ। ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर, एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ, लेजेंडरी करेज, एंड ही इज़ नॉट ह्रॉथरेगर्स सब्जेक्ट। वो वॉलंटियर करता है हेल्प करने के लिए, वो ग्लोरी के लिए आया है, वो फ्रेंडशिप के लिए आया है, वो पैसे के लिए नहीं आया है। बेसिकली जो हमारा आइडियल हीरो होता है वो है। और अगर आज ये बेवुल्फ का कैरेक्टर आज की डेट में होता तो अक्षय कुमार की मूवीज़ पे ज़रूर बनती। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है किंग ह्रॉथगर। सो ही इज़ द किंग ऑफ डेन्स। ही बिल्ट हेरॉथ, द ग्रेटेस्ट मीड हॉल एवर मेड। वाइज है, ओल्ड है, बट कम्प्लीटली ब्रोकन है बाय द 12 ईयर्स ऑफ ग्रैंडल्स अटैक। उसके पास सब कुछ था और अब सब कुछ छिन गया है। नेक्स्ट हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट है ग्रैंडल, जिसको हम डिस्कस करते हैं। ही इज़ द मेन विलन, अ मॉन्स्टर, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है बिब्लिकल केन का। ही लिव्स इन डार्क मूर्स एंड ही हेट्स वार्मथ एंड म्यूजिक ऑफ हेरॉट। ही एम्बॉडीज इविल, केओस एंड एग्जाइल। बेसिकली डार्कनेस को पर्सोनिफाई करता है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है विलाफ, बेवुल्फ का जो मोस्ट लॉयल थेन है। जब ड्रैगन की फाइट होती है सब वॉरियर्स भाग जाते हैं, सिर्फ बेवुल्फ रुका है। ही एम्बॉडीज कॉमिटेटस, द वॉरियर कोड ऑफ लॉयल्टी। हम उसके बारे में बाद में डिटेल में समझेंगे। अब हम सेटिंग पे आते हैं। तो जो हमारा हेरॉल्ट है वो ह्रॉथगर का गोल्डन मीड हॉल है। इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, कम्युनिटी, जनरोसिटी। ब्राइट है, वार्म है, इसमें सॉन्ग्स चल रही हैं, इसमें फीस्टिंग हो रही है। और ग्रैंडर वो डार्कनेस में बैठा है और उससे ये सब कुछ देख के जेलसी होती है। एंड दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, एंड दिस इज़ द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं पोम का। जो पोम का हमारा स्ट्रक्चर है वो पहले लाइंस देख लेते हैं। 3182 लाइन्स है, 3 नैरेटिव आर्क्स है, यूथ, प्राइम एंड ओल्ड एज। ये मीडियाज रेस में ओपन होता है और फ्यूनरल एलिजी में एंड होता है। सब टर्म्स हैं, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। अभी सिर्फ पिक्चर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्लॉट समरी पे। फुल प्लॉट 3 एक्ट्स है, थिंक ऑफ इट लाइक 3 पार्ट ऑफ अ मूवी, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा जो एक्ट है वो बेवुल्फ वर्सेस ग्रैंडल है, सेकंड एक्ट है बेवुल्फ वर्सेस ग्रैंडल्स मदर, एंड थर्ड एक्ट है बेवुल्फ वर्सेस द ड्रैगन। हर एक्ट
में एक हीरो फेस करता है एक बिगर एक डार्कर चैलेंज। और नोटिस करो ये सिर्फ एक्शन नहीं, हर फाइट एक स्टेज पे लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट यूथ, सेकंड प्राइम एंड थर्ड इज ओल्ड एज। चलो तो हम हर एक एक्ट को अब डिटेल्ड में देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट एक्ट है बेवुल्फ वर्सेस ग्रेंडल, ये 12 साल के टेरर से शुरू होता है। इमेजिन करो 12 साल, हर रात ग्रेंडल हेरोट में आता है, वॉरियर्स को खाता है और वापस चला जाता है। हरोथगर कुछ कर नहीं सकते, उनके वेपन्स ग्रेंडल पे काम नहीं आएंगे। और 12 साल हॉल जो कभी सेलिब्रेशन और फीस्ट का सेंटर था, रात को खाली पड़ जाता है। किंग ब्रोकन है, किंगडम होपलेस है। ये सेटअप इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जब बेवुल्फ आए तो हम समझ सके कि वो कितने बड़े चैलेंज से लड़ने आ रहा है, उसकी कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। फिर हमारा आता है फटा पोस्टर निकला हीरो, बेवुल्फ अराइव्स। बेवुल्फ हरोथगर की सिचुएशन सुन के वो खुद वॉलंटियर करता है। ही क्रॉसेस द सी विथ हिज 14 ग्रेट वॉरियर्स। नोटिस दिस, ही इज नॉट asked, he is not paid, he chooses to come because a hero uses his gifts for his community। यही एंग्लो सैक्सन हीरोइक आइडिया है। डेनिश करेज जो कोस्ट गार्ड है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेवुल्फ प्राउडली अपना नाम बताता है, अपने पिता का नाम बताता है, अपना पर्पस बताता है, कोई हेजिटेशन नहीं, आइडेंटिटी डिक्लेयर करता है। ये एक हीरोइक कोड का हिस्सा है। हमारा फिर नाइट बैटल आता है। बेवुल्फ एक बोल्ड डिसीजन लेता है, वो बिना किसी वेपन के ग्रेंडल से लड़ेगा। बट क्यों? ग्रेंडल भी कोई वेपन यूज नहीं करता। दिस इक्वलाइजेस देयर कॉम्बैट और एंड दिस प्रूव्स द प्योरिटी ऑफ हिज करेज। सिर्फ स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ को हराऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा। रात को ग्रेंडल हेरोट में आता है, एक वॉरियर को खाता है और फिर बेवुल्फ की तरफ बढ़ता है और बेवुल्फ उसका हाथ पकड़ लेता है। रिमेंबर दिस, बेवुल्फ इज नोन फॉर हिज ग्रिप। ये एक ऐसी ग्रिप है जो ग्रेंडल ने कभी फील ही नहीं की। ग्रेंडल जो कभी डरता नहीं था, सडनली ही बिकेम टेरिफाइड। पूरी हॉल हिलने लगती है, वॉरियर्स के स्वॉर्ड्स काम नहीं करते, बट बेवुल्फ अकेला ग्रेंडल को थामे रखता है और एक झटके में उसके पूरे आर्म को उसके शोल्डर से डिसलोकेट कर देता है। ग्रेंडल मोर्टली वुंडेड है। वो उस हालत में अपने लेड में भाग जाता है और आर्म हेरोट में ऐसा ट्रॉफी की तरह हैंग हो जाती है। हरोथगर का कोर्ट सेलिब्रेशन में डूब जाता है। बेवुल्फ द ग्रेटेस्ट वॉरियर अंडर द हेवन इज देयर फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो अब हमारा सेकेंड एक्ट है, दैट इज बेवुल्फ वर्सेस ग्रेंडल्स मदर। बट जॉय, दिस इज शॉर्ट लिव्ड। क्यों? क्योंकि उसी रात ग्रेंडल की माँ आ जाती है और ये एक मदर है जो अपने बेटे का बदला लेने आई है। वो हरोथगर के सबसे ट्रस्टेड काउंसलर एशेयर को उठा के अपनी अंडर वाटर लेयर में लेकर के जाती है। यहाँ पोम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करता है। इट गिव्स द मॉन्स्टर अ ह्यूमन मोटिव, रिवेंज, ग्रीफ। एक मदर का जो अपने बेटे के लिए दर्द है, इट इज़ बियॉन्ड अ मॉन्स्टर और अ ह्यूमन, दिस इज समथिंग यूनिवर्सल। तो ये एक ब्लैक एंड वाइट या गुड और वर्सेस इविल नहीं है, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। और यही बेवुल्फ को एक ग्रेट लिटरेचर बनाती है। द हॉन्टेड मेयर, बेवुल्फ और हरोथगर उसे ट्रैक करते हैं एक ब्लैक मिस्ट कवर्ड लेक में। पानी में सांप है, जो डियर्स हैं वो भी उस पानी के बैंक में मर जाते हैं, उसके अंदर जाने से डरते हैं। ये लैंडस्केप इमेजिन करो, डार्क है, कोल्ड है, एलियन है, डेथ डीलिंग है। इंग्लिश लिटरेचर का एक मोस्ट मेमोरेबल सेटिंग बनके ये उभरता है। फिर हमारा अंडर वाटर बैटल है। बेवुल्फ डाइव करता है उसमें फुल आर्मर्ड, एक टाइम लेता है, वो नीचे आता है। एक बहुत बड़ी वो अंडर वाटर केव है, अंदर से ड्राई है, अ हॉल बीनेथ द वाटर्स। ग्रेंडल की जो माँ है उसे पकड़ती है, बट जो बेवुल्फ का मेल कोट है उसको वो क्लॉथ से बचा लेता है। वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड हंटिंग से स्ट्राइक करता है ग्रेंडल की माँ पे और वो भी फेल हो जाती है। डेस्परेट मोमेंट है, कोई वेपन काम नहीं कर रहा, तभी उस टाइम देखता है बेवुल्फ को उस मोमेंट पे दिखता है उसको एक जाइगेंटिक स्वॉर्ड। दिस स्वॉर्ड इज मेड बाय जायंट्स। ये केव वॉल पे लटकी हुई उसको दिखती है, वो उसे पकड़ता है और उससे ग्रेंडल की मदर के नेक पे हमला करता है, वो मर जाती हैं। बेवुल्फ ग्रेंडल का भी सर काट के एज अ ट्रॉफी वो लेकर के जाता है। अब सोचो वो इतना ज़्यादा बड़ा वो सर था उसका कि उसको 4 लोग कैरी करते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट है द रिटर्न एंड डिग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें बेवुल्फ जो है वो ग्रेंडर के सर के साथ जाता है और फिर आता है हमारा रॉथकर्स ग्रेट स्पीच। जब बेवुल्फ वापस आते हैं तो रॉथकर एक इम्पॉर्टेंट स्पीच देते हैं। जायंट स्वॉर्ड के हिल्ट को देख के वो मेडिटेट करते हैं कि प्राइड के अगेंस्ट वो वार्निंग देते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो हमारा जो मोरल सेंटर है, ये इवन द ग्रेटेस्ट हीरो मस्ट गार्ड अगेंस्ट एरोगेंस, पावर करप्ट्स माइंड। तो अगर हम देखें तो ये आज के भी एरा में, आज के भी टाइम में ये उतना ही रेलेवेंट है जितना 1400-1500 साल पहले था। तो अब हमारा आता है थर्ड एक्ट और ये सबसे इमोशनल पार्ट है, द ड्रैगन एंड बेवुल्फ्स डेथ। 50 ईयर्स लेटर बेवुल्फ आ जाते हैं हीरो बन के। इवेंचुअली वो किंग बन जाते हैं गीट्स के, 50 साल वाइजली रूल करते हैं, किंगडम प्रॉस्पेरस होती है उनके अंडर, पीसफुल हो जाती है। एंड देन इन हिज एज कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक चोर, एक थीफ आता है जो कि ड्रैगन के अंडरग्राउंड ट्रेजर होर्ड में से गोल्डन कप चुरा लेता है। Driven by this, the enraged dragon burned down the great settlements. Villages जलने लगती है, बेवुल्फ का अपना हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेवुल्फ जानता है कि ये उसकी लड़ाई है और ये इस लड़ाई में आगे शायद ना बचे। ये पोम भी ये चीज़ क्लियर करती है कि बेवुल्फ जानता है कि वो नहीं बचेगा, फिर भी वो एक स्पेशल आयरन शील्ड बनवाता है, फाइट के लिए तैयार होता है। एंड देन comes the greatest line of this, one of the greatest lines of this poem, that is fate goes ever as fate must. ये लाइन वर्ड इस पूरी पोम का एसेंस है। फेट को एक्सेप्ट करो और फिर भी फाइट करो विथ ओनर। एंड नाउ वी हैव द फाइनल बैटल। बेवुल्फ 11 थीम्स के साथ अटैक करता है ड्रैगन के पहले चार्ज पे। सब भाग जाते हैं एक्सेप्ट वन, यस दैट इज द यंग विलाफ। विलाफ रुका, साथ दिया, मिलके ड्रैगन को मार डाला, बट बेवुल्फ फैटली इंजर्ड है। ड्रैगन की वेनम उसकी नसों में फैल रही है। वो मरते वक्त अपने लोगों के लिए जो जीती हुई होड़ है उसको देख रहा है। ही इज लैमेंटिंग दैट ही हैज नो सन टू लीव इट टू हिम। अब हमारा आता है क्लोजिंग पार्ट। जो बेवुल्फ की बॉडी है वो ग्रेट फ्यूनरल पायर पे जलाई जाती है, सी के पास जलाई जाती है। उसके जो 12 ग्रेटेस्ट वॉरियर्स हैं उनके मॉल्ट के अराउंड घूम रहे हैं, उसकी वर्च्यूज चैंट कर रहे हैं। द माइल्डेस्ट ऑफ मैन, द मोस्ट जेंटल, द काइंडेस्ट टू हिज पीपल एंड द मोस्ट एगर फॉर फेम। पोम ट्रम्प में नहीं, मॉर्निंग में ख़त्म होती है। एक नेशन अपने प्रोटेक्टर के बिना आने वाली जो कितने इनफाइनाइट वर्ड्स है उसका इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। अब थीम्स, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। हमारा जो पहला थीम है वो है हीरोइज्म एंड वॉरियर कोड। बेवुल्फ जो है वो कॉमिटेटस एम्बॉडी करता है। लॉर्ड और थीम के बीच की एक लॉयल्टी जो है, एक बॉन्ड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक हीरो लॉफ ग्लोरी सीख करता है, शेम से बचता है, वो अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए लड़ता है, पर्सनल गेन के लिए नहीं। वी लाफ इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमिटेटस। व्हेन एवरीवन एल्स फ्लेड ही स्टेड टू फाइट विथ बेवुल्फ। अब एग्जाम टिप मैं दे रही हूँ, कॉमिटेटस वर्ड ज़रूर याद रखना, इससे तुम्हारे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। सब्जेक्टिव में इसको लिखोगे तो इंस्टेंटली मार्क्स मिलेंगे। अब हमारा आता है सेकंड थीम, दैट इज़ मॉर्टैलिटी एंड ट्रांजिएंस। अब ये वर्ड और फेथ, ये जो पोम है ये एलेजाइक है, मतलब इसमें एक डीप सेंस ऑफ लॉस और इम्परमानेंस कंसिस्टेंटली बना रहेगा। जो फेट है इट गवर्न्स ऑल मेन, इवन द ग्रेटेस्ट हीरो मस्ट डाई। टोन जो है वो साइमल्टेनियसली सेलिब्रेटरी हो जाता है, कभी वो मेलनकोइक रहता है। हम हीरो की ग्लोरी भी सेलिब्रेट करते, साथ ही ये ही जानते, ये भी समझ सकते हैं कि ये सब कुछ टेम्पररी है। ठीक है, ये पूरी जो पोम है ये इस थीम में एक थ्रेड की तरह बुनी हुई है। कभी विक्ट्री है, कभी मेलंकली है। अब हमारा आता है थर्ड थीम, दैट इज गुड वर्सेस इविल। ग्रैंडेल और जो ड्रैगन है वो कॉस्मिक इविल रिप्रेजेंट करते हैं, बट और एक ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्योरली क्रिश्चियन गुड वर्सेस इविल नहीं है। जो पोम है हमारा पेजन फेटलिज्म और क्रिश्चियन आइडियाज़ को ब्लेंड करता है।
पेजन साइड वॉरियर कोड दिखाता है, ग्लोरी दिखाता है, फेट दिखाता है। क्रिश्चियन साइड वो जो ग्रेंडल का डायरेक्ट डिसेंडेंट होना, केन के गॉड के प्रोविडेंस के, ये वाली चीज़ शो करता है। तो यही इसको पूरी तरीके से पेगन क्रिश्चियन पोएम बनाता है, पेजेंट क्रिश्चियन पोएम बनाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोर्थ थीम, दैट इज द पासिंग ऑफ अर्थली ग्लोरी। हेरोड जो है वो मैग्निफिसेंट मीड हॉल है, अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो गोल्ड होर्ड्स है वो अर्थ के वापस अर्थ में आके समा जाते हैं। जो पोम है वो मेडिटेट करता है कि सिविलाइजेशन जो है हमारी वो कितनी फ्रेजाइल है, इट इज़ इनएविटेबली देयर टू डिक्लाइन। जो हेरोल्ट है वो एक बिल्डिंग ही नहीं, इट्स अ सिंबल कि उसका डिस्ट्रक्शन होना ही है। वो एक सिविलाइजेशन है जो कि प्रॉस्पर करता है, जो कि मैग्निफिसेंटली बिल्ट होता है, एंड देन क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है। अब हम मूव करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के पास। ये सेक्शन थोड़ा टेक्निकल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारा फर्स्ट है एलिट्रेशन, व्हाट वी गार्डेना इन गियर डिगम। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में रिदम नहीं होता, राइम नहीं होती, इंस्टेड ये स्ट्रेस सिलेबस होते हैं जो कि सेम साउंड से शुरू होते हैं अक्रॉस अ पॉज। ये पोइट्री का रिदम कोई रिदम देता है, स्पेशली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओरल रिसाइटेशन। जब वॉरियर कैंप फायर के अराउंड ये पोइट्री सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाती है। एलिट्रेशन इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश राइम। ये याद रखना, ये चीज़ सिंपल है बट याद रखने वाली है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कैनिंग। ये मेरा पर्सनल फेवरेट डिवाइस है। ये एक कंपाउंड मेटाफोर है जो कि एक सिंपल नाउन को रिप्लेस करता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेल रोड द सी, रिंग गिवर द किंग, लाइट ऑफ बैटल अ स्वॉर्ड। सोचो कितना पोएटिक है। सी को वेल रोड कहना मतलब वो रास्ता जहाँ वेल्स चलती है। और अगर आज के टाइम में हम कैनिंग्स का यूज़ करते तो कार्स को क्या कहते, रोड बीस। यस, एग्जाम में दो कैनिंग्स ज़रूर याद रखना, द वेल रोड एंड रिंग गिवर। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स किसोरा। हर लाइन दो हाफ लाइन्स में स्प्लिट होती है एक पॉज के जरिए। देन अ पावरफुल डेमन, अ प्रॉलर थ्रू द डार्क। ये पॉज जो है ना, ये रिदम, जो ब्रीद रिदम के ओरल रिसाइटेशन होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जब कोई पोम जुबान से सुनाता है तो ये पॉज जो है वो नेचुरली आता है। जो हमारा किसोरा है लाइन के बीच के पॉज को रिफ्लेक्ट करता है। बस इतना ही याद रख लो। नेक्स्ट है हमारा इन मीडियास रेज, एपिक कन्वेंशन बिगिन इन द मिडल ऑफ थिंग्स। लाइक मोस्ट ऑफ द एपिक्स, जो बेवुल्फ है हमारा, ये शुरू से शुरू नहीं होता, रादर ये बीच से शुरू होता है। याद है जब हमारा पोम शुरू हुआ तो ह्रॉथगर की जनरॉसिटी से शुरू हुआ, ग्रेंडल के कॉन्फ्लिक्ट की बिगनिंग से नहीं। तो क्या है, बैकग्राउंड ऑलरेडी फिल इन होता है ग्रेजुअली, चीज़ें शुरू से चलती आ रहती है, हम मिड में इंट्रोड्यूस होते हैं थ्रू डिग्रेशन और रिपोर्टेड स्पीच। ये कन्वेंशन होमर एपिक्स से आता है और बेवुल्फ में भी क्लियरली प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा एल्जाइक टोन। एलिजी जो है वो हमारा एक मॉर्निंग पोएम है लॉस और ग्रीफ के बारे में। जो हमारी पूरी बेवुल्फ में एक टोन ऑफ हीरोइक मेलंकली है ना, ये एक शुरू से लूमिंग सही चीज़ है। एक सेंस की सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस पोम, ये कॉन्स्टेंटली रहती है। ये डिफाइनिंग इमोशन है जो कि रजिस्टर करती है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। सिर्फ बेवुल्फ ही नहीं, बहुत सारे द सी फियरर और बहुत सारे ऐसे पोम्स है जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, ये सब इसी टोन में आपको मिलेगी। अब हम आते हैं समरी पे। क्विक रिकैप नोट कर लो ये 5 पॉइंट। बेवुल्फ है हमारा 700 to 1000 CE के बीच में लिखा गया है। ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है। 3182 लाइन्स है इसमें। एनोनिमस पोएट है। प्लॉट क्या है हमारा, 3 battles, ग्रेंडल, ग्रेंडल्स मदर एंड द ड्रैगन। ईच टेस्ट heroism ऑफ आवर पर्सनल फेवरेट बेवुल्फ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। थीम्स क्या है, हीरोइज्म है, कॉमिटेटस है, मॉर्टैलिटी है, वर्ड है, गुड वर्सेस इविल, ट्रांजिएंस ऑफ अर्ली ग्लोरी है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस। एलिट्रेशंस है, कैनिंग्स है, कसूरा है, इन मीडियाज रेज है एंड एल्जाइक टोन है। अब एक चीज़, बेवुल्फ इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एपिक ट्रेडिशन, और एक ये विंडो प्रोवाइड करता है कहाँ, एंग्लो सैक्सन कल्चर की तरफ। ये 5 पॉइंट याद रख लो, बेवुल्फ से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इन 5 पॉइंट की हेल्प से आप कर पाओगे। अब
Q&A। और आप अब ड्रिल जानते हो, पहले खुद ट्राई करो, फिर आंसर करो, पॉज करो, ट्राई करो। तो अब तक तो आई थिंक आपने आंसर सारे दे दिए होंगे, तो चलो अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ग्रेंडल इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिसेंडेंट ऑफ विच बिब्लिकल फिगर? ए नोआ, बी एबल, सी केन और डी अब्राहम। सो द आंसर इज सी केन। केन ने अपने भाई एबल को मारा था, इसलिए वो ह्यूमैनिटी से बैनिश हुआ था। ग्रेंडल उसी कर्स्ड लीनियज से आता है, जो कि डार्कनेस और एग्जाइल का सिंबल भी रिफ्लेक्ट करता है। ये पोम का क्रिश्चियन एलिमेंट है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कमिटेटस इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री? अ फॉर्म ऑफ religious chant, a warrior code of loyalty between lord and thane, a type of sea voyage, or a style of heroic boasting. सो कैमिटेटस लॉर्ड और थेन के बीच की जो लॉयल्टी है उसका बॉन्ड है। तो आंसर इज बी। थेन अपने लॉर्ड की सेवा करते हैं एंड लॉर्ड रिवॉर्ड में उसको प्रोटेक्शन देते हैं। वी लाफ इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर केनिंग्स फ्रॉम बेवुल्फ? सो इसमें से दो है हमारे। ए रिंग गिवर, बी ड्रैगन स्लेयर, सी हॉल कीपर एंड डी मॉन्स्टर्स फाइटर। सो द आंसर इज रिंग गिवर, द किंग। ये एक एक्चुअल कैनिंग है। किंग वो होता है जो अपने वॉरियर्स को रिंग्स में रिवॉर्ड करता है। ड्रैगन स्लेयर इज टू लिटरल, कैनिंग्स आर इनडायरेक्ट कंपाउंड ऑफ मेटाफोर्स। रिंग्स गिवर और वेल रोड, ये दो चीज याद रखना। मैंने पहले भी बताया था कि रिंग गिवर द किंग एंड वेल रोड द सी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, सो कीप दिस इन माइंड. Now we have why is Beowulf considered a pagan Christian poem? So it was because it was written by two authors, one pagan and one Christian. The second is it mixes two heroic values with Christian ideas. C, it is entirely based on Christian doctrine. Or D, it has no religious element. So the answer is B, because it blends both. Yes, the grandeur as Cain's descendants and God providence reflects the Christian element, and the warrior code, faith, glory in battle. These are the parts which reflects pagan thought process. So exactly kind of nuances that combines and blend both of them. Now अब दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स के लिए हु मस्ट बी राइटिंग दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगी कि अभी के लिए हम स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे। अभी के लिए हम बस ये चीज़ देखेंगे कि एक आंसर में होना क्या चाहिए। सो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डिस्कस बेवुल्फ एज एन एपिक पोम, विच एपिक कन्वेंशन does it employ and how does it reflect the values of Anglo-Saxon society? So Beowulf is, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स मांग रहा है, ठीक है। द फर्स्ट इज एपिक कन्वेंशंस एंड द सेकंड इज एंग्लो सैक्सन वैल्यूज, ठीक है। हम दोनों कवर करेंगे। तो ओपनिंग कैसे होनी चाहिए हमारा, पहले हम बेवुल्फ को डिस्कवर करेंगे और सेंट्रलाइज करेंगे। बेवुल्फ इज द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड इंग्लिश एपिक ट्रेडिशन, अ पोम दैट सेलिब्रेट्स द हीरोइक आइडियल विच साइमल्टेनियसली मेडिटेटिंग ऑन मोर्टैलिटी, ठीक है। वो कम्युनिटी में विश्वास रखता है, वो ओनर में विश्वास रखता है, वो शेम से भागता है। देन वी विल कवर एपिक कन्वेंशंस। तो it begins with Medea's race, Hrothgar's court already established है, extended digressions है, Finnsburg episode का, hero of semi divine stature, मतलब जो हमारा बेवुल्फ है वो डिवाइन तो है बट उसमें ह्यूमन लेयर्स भी है, ह्यूमन एलिमेंट्स भी है। एलिवेटेड डिक्शन, फॉर एग्जाम्पल केनिंग्स हो गया, एलिट्रेशन हो गया, एल्जाइक और टोन जो कि थ्रू एंड थ्रू हमारे पोम में आपको देखने को मिलेगी। फिर हम कवर करेंगे एंग्लो सैक्सन वैल्यूज विच इज रिफ्लेक्टेड बाय थ्री ऑफ द मेजर पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कमिटेटस विच इज लॉयल्टी बिटवीन द लॉर्ड एंड थेन, बेवुल्फ कम्स टू Hrothgar's egg and Vilaf stays in dragon fight. Second is Lof which is glory, a warrior must seek fame and avoid shame. Third is what? Faith, Beowulf fights the dragon knowing that he is going to die, he will die. Fate goes ever as fate must. Remember the line, death with honor is preferable to survival with shame. अब स्ट्रक्चर
करेंगे हम धीरे धीरे। पहले ये चीज़ याद रख लो कि हमारे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चंस के आते हैं, विच इज़ एनालाइज द थीम ऑफ मोर्टेलिटी एंड ट्रांजिएंस इन बेओल्फ, हाउ डज द पोएट कन्वे द इनएविटेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन। तो हमारी ओपनिंग लाइन क्या है? मोर्टेलिटी इज़ द इमोशनल heart of Beowulf. Despite its celebration of heroic glory, the poem is permeated by elegiac melancholy. ठीक है, अब हम इसमें की पॉइंट क्या कवर करेंगे? वर्ड faith appears through and through in the poem, because the dragon fight, fate goes as fate must. ठीक है, हीरो नोज कि वो मरने वाला है, इसके बाद भी वो फाइट चूज करता है। अपनी जो फैटलिस्टिक एक्सेप्टेंस है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है ओल्ड इंग्लिश हीरोइक ट्रेडिशन का, जो कि ये पोम अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। अब स्ट्रक्चर हम रीइंफोर्स करेंगे थीम्स के वाया। ग्रैंडल जब मरता है तो ये चीज़ क्या ट्रिगर करती है? उसकी मदर की रिटेलिएशंस को। ड्रैगन का स्लेन होता है, उससे फिर बेवुल्फ की डेथ हो जाती है। हेरोड जो है वो हमारा सिंबल है किसका? ग्लोरी का, जो कि प्रेडिक्टेड है दैट इट विल बर्न डाउन टू द एशेज। हर विक्ट्री के साथ एक कॉस्ट आती है, कोई प्योर ट्रम्प नहीं होता। देयर विल ऑलवेज बी winner in loser, and there will always be a loser in winner. So the closing image is what it is, a funeral pyre, warriors circle करते हैं, the mildest of men, the most gentle, the kindest to his people, सब एक रिस्पेक्टफुल वे से गुड बाय करते हैं किसको? बेवुल्फ को। इंडिविजुअल डेथ है जो कि एक कलेक्टिव मेमोरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। poem itself becomes the monument that outlasts the mortality. ये एक लास्ट पॉइंट प्लीज याद रखना कि poem as monument it is very important। बहुत पावरफुल एग्जामिनेशन का तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा, इसको जरूर यूज करना whenever it comes in your examination. So yeah, and that's it. That's Beowulf. Fully covered, plot covered, characters covered, theme covered, devices, exam answers, सब कुछ। वेल डन मेरे वॉरियर्स ऑफ लिटरेचर। सीरियसली ये एक डेंस टॉपिक था और आपने पूरा देखा, दैट टेक्स डेडिकेशन। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री पे। हम उसमें लिटरेशन, कैनिंग्स और कसूरा सब कवर करेंगे। हम इन डिवाइसेस को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो बिफोर यू गो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, या आप किसी को जानते हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी फ्रेंड हो, या आपके कोई भी नोन हो, अननोन हो, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपकी मिस ना हो। और हाँ, हमारे को टेलीग्राम पे प्लीज़ फॉलो करो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।